जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगामी जो भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी टीजीटी हो, एनवीएस, एमपी, हरियाणा, DSSB एंड अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें श्योर है कि इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगी। साथियों, इस मॉडल पेपर में मैंने गलतियों को दूर करने की पूरी कोशिश की है। हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर प्रेषित करें। अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें फ्रेंड। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें से सरल ग्रंथि कौन है? सिंपल ग्लैंड की बात हो रही तो कौन सी होती है? तो बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको एक्सोक्रेनिक ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्रेनिक ग्लैंड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क और ग दोनों। सिंपल ग्लैंड किसे कहते हैं? एक्सोक्रेनिक एंड एंडोक्रेनिक ग्लैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। परवलयिक प्रक्षेप, जिसको क्या कहते हैं? पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो पैराबोलिक पाथ किसे कहते हैं हम लोग? सेतु जैसा, जैसे ब्रिज जैसा हो। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्ड, जिसको कहते हैं अनुलंब वर्टिकल, एंड इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पैराबोलिक पाथ जो कहा जाता है ये सेतु जैसा होता है, ब्रिज को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रक्षेप का कोण 30 डिग्री है तो प्रक्षेप पथ होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर एक प्रक्षेप है उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री एंगल है। अगर 30 डिग्री एंगल है तो प्रक्षेप पथ कैसा होगा? तो उसका जो प्रक्षेप पथ होगा पैराबोला होगा। जैसे हम कोई चीज़ जब फेंकते हैं इसको, तो इसी के एंगल पे जाती है, तो कैसे ये इस तरह से यहाँ के जाके डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा? पैराबोलिक होगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटलांटो पचपलक अस्थि, जिसको क्या कहते हैं? अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट जिसको कहते हैं, ये कौन से टाइप का उदाहरण है? फर्स्ट टाइप ग्रेड लीवर, सेकेंड ग्रेड लीवर एंड थर्ड ग्रेड लीवर। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, कि थर्ड श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है। तो अटलांटो ऑक्सीपिटल जो ज्वाइंट होता है, ये फर्स्ट टाइप श्रेणी का लीवर होता है, उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। पाद शरीर को पादंगुलियों पर उठाना, जैसे क्या कहा जा रहा है? पंजों पर खड़ा होना, किसका उदाहरण है? पंजों पे जब खड़ा होना, ये किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है सेकेंड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल होता है, उंगलियों पर खड़ा होना। जैसे अब खड़े होते हैं, ये हमारा पंजा हो गया, और पंजे पे क्या होता है? ये लेग हो गया। तो क्या करना? हम खड़े होते हैं, तो खड़े होते हैं तो हमारा क्या है? ये पंजों के सहारे हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का लीवर का एग्जाम्पल होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चप्पू और बेलचा उदाहरण है। चप्पू और बेलचा जो होते हैं, एक किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थर्ड टाइप लीवर के एग्जाम्पल हो गए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के ये एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध धुरी के एक ही ओर होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है वह कौन से टाइप का लीवर होता है, उत्तोलक होता है, जिसमें बल और प्रतिरोध धुरी के एक ही ओर होता है। किस साइड होता है? एक ही ओर होता है, और अनुप्रयुक्त बल धुरी के निकटतर होता है। क्या होता है? जो बल होता है धुरी की क्या होता है? निकटतम होता है। तो ये थर्ड टाइप का उत्तोलक होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य कटिवक्रता, जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल नंबर कर्व कहते हैं। नॉर्मल नंबर कर्व की वर्धित पश्च उत्तलता बैकवर्डनेस सूचित करती है। क्या क्वेश्चन पूछे? जो नॉर्मल नंबर कर्व है की वर्धिता पश्च उत्तलता, जिसको बैकवर्ड
नेस कहते हैं, सूचित करती है। तो ये सूचित करती है, लॉर्डोसिस को इंगित करती है। अग्रकुब्जता जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड की बाईं तरफ झुकाव क्या कहलाता है? जो हमारा मेरुदंड होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, इसका पूछ रहा दाईं या बाईं ओर, जिसमें क्या होता है, झुकाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्कॉलिसिस कहलाता है डियर फ्रेंड्स। जो एस आकार में अक्सर हमारी क्या होती है, बोन हो जाती है, ये एस आकार में, दाएं या बाएं साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दर्शन और निरीक्षण इनसाइड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि, इनसाइट एंड ऑब्जर्वेशन मेथड की बात हो रही है। तो ये किससे कोरिलेट करते हैं? तो ये कोरिलेट करते हैं, परस्पर सूचक, परस्पर पूरक को इंगित करते हैं, संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है? साइकोलॉजी की बात हो रही है मनोविज्ञान में। तो व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उसकी जो पर्सनल समस्याएं हैं, हर एक मनुष्य की, आपकी, हमारी, सबकी जो समस्याएं हैं, उसका पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका पता लगाने के लिए पहले तो हम उसके बारे में, बायोग्राफी के बारे में जानते हैं कि उसकी जीवन वृत्ति क्या है। उसी के बेस पे हम मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाते हैं। किसमें? बायोग्राफी में फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रामाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मनोविज्ञान में अध्ययन की जो सबसे कम प्रामाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये होती है सबसे कम अंतर्दर्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो उसमें किसके साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि की बात हो रही है, तो कौन सी होती है? तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, ये प्रयोग विधि होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान अध्ययन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित में से कौन सी है? मनोविज्ञान में अध्ययन की प्रमुख विधियों की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सी होती है? निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन एंड उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। राइट आंसर होगा प्रयोग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस की विषय वस्तु है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं, उसका अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी विषय वस्तु ये होती है? तो ये औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान एंड कानूनी मनोविज्ञान। तो जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है, तो विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो जब भी कभी भी व्यवहार की बात होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। व्यवहारिक मनोविज्ञान में किसका? मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक मनोविज्ञान, लोक मनोविज्ञान जिसको क्या कहते हैं? पब्लिक बिहेवियर कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो जो लोक मनोविज्ञान अध्ययन करता है, लोक व्यवहार, पब्लिक बिहेवियर, समूह व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर, भीड़ व्यवहार, क्राउड बिहेवियर। तो जो पब्लिक बिहेवियर होता है, इसके अंदर ग्रुप बिहेवियर और क्राउड बिहेवियर दोनों आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पब्लिक बिहेवियर इज ए राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय के निर्माण में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सी है? संप्रत्यय के निर्माण में पूछ रहा है क्वेश्चन, सबसे अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देख लेते हैं, प्रत्यक्ष,
विश्लेषण जिसको एनालिसिस करना, संश्लेषण सिंथेसिस जिसको नामकरण जिसको क्या बोलते हैं नेमिंग करते हैं। तो संप्रत्यय के निर्माण में अंतिम जो सोपान होता है वो होता है नामकरण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रत्ययों का निर्माण निम्नलिखित में से किस मानसिक प्रक्रिया से होता है? प्रत्यक्ष, विश्लेषण एंड तुलना एंड संश्लेषण। तो प्रत्यक्ष संप्रत्ययों का निर्माण ये होता है, मानसिक प्रक्रिया का निर्माण होता है डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के चिंतन में संप्रत्ययों की परिपक्वता निम्नलिखित में से किस व्याख्या से स्पष्ट होती है? मनुष्य के चिंतन में जो संप्रत्यय होते हैं उनकी परिपक्वता निम्नलिखित में से किस व्याख्या से स्पष्ट होती है? तो ये जब भी स्पष्ट होती है यथार्थवाद से स्पष्ट होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के चिंतन के विकास में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? मनुष्य के चिंतन, क्या बात हो रही, चिंतन के विकास में, जब चिंतन के डेवलपमेंट, जब उसका डेवलपमेंट होता है, चिंतन जैसे कोई चिंता करता है तो उसका धीरे धीरे वो बड़ी समस्या बन जाती है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। तो प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वजीववाद, सर्वमानववाद एंड यंत्रवाद एंड यथार्थवाद। तो ये होती है सर्वजीववाद में होती है, एनिमिज्म में होती है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य निम्नलिखित में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं? निम्नलिखित में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं? प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं, संप्रत्यक्ष एंड सूत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष इज ए राइट आंसर होगा। अब संप्रत्यक्ष की बात होती है तो ये होते हैं संप्रत्यक्ष की जब बात होती है तो ये प्रत्यक्षकर्ता के मानसिक जीवन तथा उसके व्यक्तित्व की अंतः वस्तु पर निर्भरता को क्या सामान्यतः संबोधन या संप्रत्यक्ष कहते हैं। संप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। प्रत्यक्ष की या प्रत्यक्षकर्ता के मानसिक जीवन तथा उसके व्यक्तित्व की अंतर वस्तु पर निर्भरता को सामान्यतः संबोधन या संप्रत्यक्षता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रत्यय निर्माण संबंधी प्रयोग निम्नलिखित में से किस विधि के लिए किए जाते हैं? तो ये प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं, संप्रत्यय एंड उपरोक्त सभी। तो संप्रत्यय निर्माण की जो संबंधी प्रयोग किए जाते हैं ये प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं, संप्रत्यय एंड उपरोक्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिमा सहित चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से क्या माना है? प्रतिमा सहित चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से क्या माना है? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये माना है प्रतिमा सहित चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने माना है मूर्त चिंतन माना है, एम्बोडिमेंट माना है। ओके, मूर्त चिंतन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेकाथलॉन स्पर्धा में पहले दिन के आखिरी स्पर्धा और दूसरे दिन के पहली स्पर्धा के बीच में कम से कम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो डेकाथलॉन स्पर्धा होती है पुरुषों की कितने दिनों में होती है? कुल 2 दिनों में होती है। ये पूछा जाता है एग्जाम की डेकाथलॉन स्पर्धा कितने दिनों में होती है? तो 2 दिनों में होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। कितने इवेंट होते हैं? कुल 10 इवेंट होते हैं। ओके, तो डेकाथलॉन स्पर्धा के पहले दिन और आखिरी दिन की जो स्पर्धा होती है दूसरे दिन के बीच में कम से कम कितने घंटे का अंतराल होना चाहिए? तो दोनों दिन के जो अंतराल होना चाहिए ये होना चाहिए 10 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। ओके। हाँ, अगर आप हमारे बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट 20 जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है 20 जो दिए गए हैं, आपको कराया है मैंने, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कुल 30 क्वेश्चंस हैं और लगभग वहाँ पे मैंने 600 क्वेश्चन कराया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको वहाँ पे मिलते हैं लगभग 1000 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी, हरियाणा, राजस्थान एंड अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, उनसे वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो लगभग आपको वहाँ पे 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक किस यूनानी देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित होते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे और 394 ईसा पूर्व तक, ओके, तो किस यूनानी देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित किए जाते थे? तो ये जीएस देवता के लिए के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन ओलंपिक खेलों जो 776 ईसा पूर्व के आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी, क्या होती थी? सिर्फ एकमात्र प्रतियोगिता होती थी। वह कौन सी प्रतियोगिता होती थी? तो ये सिर्फ दौड़ प्रतियोगिता हुआ करती थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था? क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। तो 394 में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये थियोडेसियस जो प्रथम था, इसने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था 394 ईसा पूर्व में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई की? किसकी? ये होगा 1875 होगा। ओके फ्रेंड्स, 1975 नहीं, 1875 आप लोग का लिए, ठीक है। तो ओलंपिया नगर की खुदाई की, तो ये जो ओलंपिया नगर की खुदाई की थी, अर्नेस्ट कार्टियस ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए? तो जो आधुनिक ओलंपिक की बात होती है तो ये 1896 ईस्वी में प्रारंभ किए गए थे। और कहाँ पे? तो एथेंस में ये प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक की जब बात होती है तो ये श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि पियरे डी कुबर्टिन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? तो पितामह की बात होती है तो ये कहा जाता है पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुबर्टिन ने 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ कराया था? कुबर्टिन ने 1894 ईस्वी में जो आधुनिक ओलंपिक खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे कराया था? तो ये सरबोन में कराया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिबियोलिसिस एंटीरियर निम्न गति कराने में मदद करती है। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए डियर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी लोग इसके आंसर दीजिएगा। ओके। टिबियोलिसिस एंटीरियर निम्न गति कराने में मदद करती है। फ्लेक्शन ऑफ फुट, फ्लेक्शन ऑफ हैंड, एक्सटेंशन ऑफ फीट एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी लोग दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दोनों जांघों के मध्य क्या
कॉक्सियल से दो थैलों में निम्न स्थित है। क्या स्थित होता है दोनों जांघों के मध्य कॉक्सियल में? यूरेट्रस ये भी स्थित होता है, टेस्टिस ये भी स्थित होता है, एंड यूट्रस ये भी स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दोनों के बीचों बीच निम्न स्थित होते हैं। पेल्विक कैविटी और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीचों बीच निम्न में से क्या स्थित होता है? यूट्रस, टेस्टिस, यूट्रस एंड उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा। ये सभी स्थित होते हैं। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ओके, यूट्रस, सॉरी फ्रेंड्स गलती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रेन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो जो यूट्रेन ट्यूब की लंबाई होती है कुल 10 सेंटीमीटर होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रस की चौड़ाई प्राय होती है, जो यूट्रस होता है उसकी चौड़ाई प्राय कितनी होती है? तो 0.3 सेंटीमीटर होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूट्रस की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस का वजन प्राय होता है, जो टेस्टिस होती है उसका प्राय वेट भार कितना होता है? तो ये 10 से 15 ग्राम उसका भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना कहते हैं। जो पांव होता है हमारा उसका जो तलवा है उसको क्या बोलते हैं? अंदर की तरफ मोड़ने की बात हो रही है। जो ये पांव होता है हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट हो गया। तो जब ये पांव की बात हो रही है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ मोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इन्वर्सन कहलाता है, विपरिवर्तन कहलाता है। अगर यही जब बाहर की तरफ मोड़ना होगा, इधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? बहिवर्तन हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पांव की तली को अंदर मोड़ना क्या कहता है? इन्वर्सन, और बाहर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? बहिवर्तन, एवर्सन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली को आगे अथवा ऊपर की तरफ मोड़ना कहते हैं। जो हमारी हथेली होती है उसको आगे अथवा ऊपर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुपिनेशन कहलाता है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सॉरी, सुपिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गति या शरीर के अंगों की गति का स्थान समय, बल तथा संवेगात्मक घटकों के परिवर्तन बदला जा सकता है। यह कथन किसका है? जो डिफिनेशन दी गई है, शारीरिक गति या शरीर के अंगों की गति की बात हो रही है। स्थान, समय, बल तथा संवेगात्मक जो घटकों के परिवर्तन को बदला जा सकता है, यह डिफिनेशन किसने दी है? तो ये दी है विंटर्स ने दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी बुक, रूल बुक, फेडरेशन रूल बुक एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी बुक्स हिंदी और इंग्लिश में है, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोहनी एल्बो में निम्न गति होती है। जो एल्बो होती है हमारी, कोहनी होती है, उसमें कौन सी गति होती है? तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गति होती है, आकुंचन और प्रसारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायामियों की लगभग 20% चोटें कंधों से संबंधित होती हैं। सबसे अधिक किसमें? कुश्ती, बेसबॉल तथा खेल के मैदान की गतिविधियों से होती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है जो
व्यायाम करने वाले लोग होते हैं उनकी लगभग कितनी 20% चोटें किससे कंधों से रिलेटेड होती हैं और सबसे अधिक किसमें कुश्ती से, बेसबॉल से तथा खेल के मैदान की गतिविधियों से होती हैं। ये कथन किसने दिया है? बस्टर्स ब्रदर्स, जैक्सो तथा ब्रोवर, रास, बर्क एंड नेल्सन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इस दिया है ए डिफिनीशन रास, वर्क एंड नेल्सन ने दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अस्थियां जो न तो लंबी होती हैं, न लघु, न चपटी, निम्न श्रेणी में आती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह अस्थियां कौन सी अस्थियां जो न तो क्या लंबी होती हैं, न तो छोटी होती हैं और न ही क्या होती हैं चपटी होती हैं। ये कौन सी टाइप की श्रेणी में आती है? इरेगुलर बोन्स जिसको कहा जाता है, कि फ्लैट बोन कहा जाता है, कि शॉर्ट बोन कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनको कहा जाता है अनियमित अस्थियां कहते हैं, इरेगुलर बोन कहा जाता है इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपित होने पर छोटे तथा मोटे आकार में परिवर्तित होने की योग्यता निम्न कहलाती है। उद्दीपित होने पर छोटे तथा मोटे आकार में परिवर्तन होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इलास्टिसिटी कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य लंबाई से अधिक फैलने तथा खींचने की योग्यता निम्न कहलाती है। सामान्य लंबाई से अधिक फैलने तथा खींचने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इलास्टिसिटी कहलाती है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों उद्दीपित होने पर छोटे तथा मोटे आकार में परिवर्तन होने की जो योग्यता कहलाती है ये संकुचनशीलता कहलाती है। ओके, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। जब भी शिक्षा के क्या बड़े क्षेत्र का अंग है की बात होती है तो समझिए जेबी नैश, बड़े क्षेत्र बिग फॉर बड़ा और जे फॉर जे बी मतलब जेबी नैश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। निम्न कथन ये किसका है? तो ये कथन दिया है A.R. बैमन ने दिया है। शिक्षा का वह भाग शारीरिक शिक्षा का वह भाग जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। किसका विकास होता है? पूर्ण विकास होता है। होल की बात हो रही है तो ये दिया है A.R. बैमन ने दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग मानव शरीर के जल संतुलन बनाए रखता है? मानव शरीर का वह कौन सा ऐसा अंग है जो जल के संतुलन को क्या करता है? बनाए रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ब्रिक। ओके साथियों, आप सभी लोगों को आज का मॉडल पेपर कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपको वहाँ पे बहुत सारी बुक, रूल बुक, फेडरेशन रूल बुक, हिंदी इंग्लिश में बुक और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। किसी के भरोसे नहीं रहिए जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे अपनी परिस्थितियों से। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।